तो नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत जो आपके क्लास 12 बायोलॉजी की जो पूरी बुक होती है उसमें से जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को कराया जा रहा था, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसे भी जाकर के देख लेना। आज का जो वीडियो होने वाला है वो आपका पार्ट नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को करने वाले हैं। कि जो पार्ट नंबर 2 था उसमें हम लोगों ने 17 प्रश्नों तक डिस्कस कर लिया था और उसके आगे के जितने भी प्रश्न होते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो के अंतर्गत बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से कराया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि केवल क्वेश्चन ही नहीं बताया जाएगा आपको, उसका सोल्यूशन भी किस प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा में अगर एक क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से आपको उसका आंसर लिखना है वो भी आपको बताया जाएगा। साथ में जो आपका प्रश्न बताया जाएगा उसमें वो कितनी बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है वो भी आपको लिख करके यहाँ बताया जाएगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए कराया जा रहा है। ठीक, तो क्लास 12 बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 डिस्कस किया था, जिसमें आप लोगों के 17 जो महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसको हम लोगों ने कर लिया था। ठीक, अब आगे के प्रश्नों को हम लोग आज के पार्ट नंबर 3 में करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप ही का फायदा है। ठीक, यानी कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग अगर अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तो अपनी बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इच्छा आपकी है, आप लोग अगर चाहें तो वीडियो के अंत तक बने रहना, सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, साथ में उसका सोल्यूशन भी कराया जाएगा, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से बताया जाएगा। साथ में ये भी बताया जाएगा किस प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है, ताकि आप लोग 90% तक स्कोर कर सकें। कितना लिखना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सब कुछ बताया जाएगा डिटेल में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को इसी प्रकार से क्लास 12 बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर होते हैं, यानी कि उन सभी का नोट चाहिए, हैंड रिटन नोट चाहिए, मेरा जो आप लोग देख सकते हैं कि इस राइटिंग में आपको हैंड रिटन नोट चाहिए क्लास 12 बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के, तो केवल 60 रुपीज़ चार्ज है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को क्लास 12 बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर होते हैं उन सब का हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं इनका भी PDF आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। जिनको भी ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो अब हम लोग काम की बात कर लेते हैं, यानी कि जो आपका चैप्टर यानी कि जो आपका सीरीज चल रही है जो इसकी बात कर लेते हैं। तो क्लास 12 बायोलॉजी की जो पूरी बुक होती है उसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कर रहे थे, जिसमें से जो 17 प्रश्न कर चुके थे, अब हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को करने वाले हैं। जो आपका 18वां प्रश्न क्या है अब उसे आप लोग देखिए। ठीक, तो वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। साथ में इन सारी चीज़ों को मैं लिख करके लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं ताकि मोटिवेशन मिले, जिसकी वजह से और भी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका 18वां क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है वो आपका होता है सर्टोली कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, 2011 में और 2019 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इस सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो करिए, सीरियसली फॉलो करिए, तभी आप लोग 90% तक स्कोर कर पाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के इसे देख सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं उस पर हम लोग को क्या क्या जानकारी लिखनी है। ये आपका अति लघु उत्तरीय में प्रश्न आएगा तो आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या क्या लिखना है आपको ये देखना है कि लिखेंगे आप लोग कि जो वृषण की शुक्र नलिकाओं में आलंबन कोशिकाएं या सर्टोली कोशिकाएं परिवर्धनशील शुक्राणुओं कह सकते हैं शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। यानी कि हम लोग को बताना क्या था कि जो सर्टोली कोशिकाएं होती है उस पर टिप्पणी लिखना था, यानी कि जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं उनका मेनली कार्य क्या होता है। तो जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं जिसे हम लोग आलंबन कोशिकाएं भी कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, आपकी वृषण जो होता है उसकी शुक्र नलिकाओं में पाई जाती हैं। ठीक, और ये इनका कार्य क्या होता है, ये जो शुक्राणु होते हैं यानी कि जो आपके परिवर्धनशील शुक्राणु होते हैं, विकसित हो रहे शुक्राणु, उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं, यानी कह सकते हैं कि भोजन प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो इतना आप लोग लिखेंगे आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है। ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, भले ही आपके बोर्ड परीक्षा में एक बार आया है लेकिन इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ही हाई है, तो इसलिए आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ठीक, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आने लायक महत्वपूर्ण है उन सारे को हम लोग करा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, चाहे आपके 70 क्वेश्चन बने पूरे बुक के महत्वपूर्ण, चाहे 80 बने, चाहे 100 बने, लेकिन हम लोग सारे प्रश्नों को आपको कराएंगे। अगर आपने सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार किया तो आप लोग 90% स्कोर करेंगे। ठीक, तो हम लोग बात कर लेते हैं जो शुक्राणु होता है उसमें एक्रोसोम का क्या महत्व होता है। ठीक,
ठीक, यानी कि आपको ध्यान देना है कि जो शुक्राणु की जो संरचना होती है उसके जो ऊपर वाला भाग होता है वो आपका क्या होता है, एक्रोसोम होता है। ठीक, और उसमें से क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है, वो स्रावित होता है, जिससे क्या होता है कि जो अंडाणु होता है उसका जो द्वितीयक भित्ति होता है उसको फाड़ देता है, कह सकते हैं कि उसको भेद देता है, जिसकी वजह से जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु में प्रवेश कर जाता है और अंडाणु को निषेचित कर देता है। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या क्या लिखना है इसमें ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पर आप कि जो शुक्राणु के शीर्ष भाग में केंद्रक के ऊपर एक टोपी के समान रचना एक्रोसोम पाई जाती है। ठीक, अगर आपने शुक्राणु का चित्र देखा है तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक, यानी कि जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया था उसमें आपको यहाँ पर बताया गया था। ठीक, तो जो ऊपर की जो टोपी नुमा जो संरचना होती है उसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं, और इससे स्रावित आपका एक हार्मोन होता है जिसे हम लोग कहते हैं हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, जो आपका क्या होता है, मादा अंडाणु के बाहर उपस्थित द्वितीयक भित्ति को भेदने का कार्य करता है, जिससे जो होता है जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु में प्रवेश करके उसे निषेचित कर सके। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि जो एक्रोसोम होता है उसका क्या महत्व होता है, क्या कार्य होता है, क्या कार्य करता है, इसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो आपका एक्रोसोम होता है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जो आपका अंडाणु जो होता है उसमें जो द्वितीयक भित्ति होती है उसको भेदने का कार्य करता है, कौन, एक्रोसोम करता है, इसकी वजह से जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु में प्रवेश कर पाता है। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो वृषण की लीडिंग जो कोशिकाएं होती हैं वो किसका श्रावण करती हैं, आप लोग बताएंगे कि टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करती हैं, जो नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होते हैं। कि जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है वो जो नर होते हैं उनके सहायक जनन अंगों तथा साथ ही में द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण होते हैं उनके विकास में सहायक होती हैं। और ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है इसकी वजह से ही नर में जो कह सकते हैं दाढ़ी मूंछ का जो आना होता है वो सारी चीजें क्या होती हैं, टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होती हैं। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जो आपका होता है शुक्राणु जनन का क्या अर्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर का कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुक्राणु, जैसे आप लोग समझ रहे हैं मानव जनन चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी का एक क्वेश्चन है, तो उसमें आप लोग को ये तो पता ही होना चाहिए कि शुक्राणु जनन क्या है या फिर कह सकते हैं अंडाणु जनन क्या है, तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आपको ये जानकारी रखनी है। अगर आपके बोर्ड परीक्षा में आता है तो आप लोग को आंसर भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि नर के विष्णु यानी कह सकते हैं जननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है उसको हम लोग शुक्र जनन या फिर शुक्राणु जनन कहते हैं। यानी कि आपको ये सिंपल सी चीज ध्यान देना है कि जो आपके शुक्राणु होते हैं जो उनकी निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको ही हम लोग शुक्राणु जनन या फिर शुक्र जनन कहते हैं। और उसका निर्माण किस प्रकार से होता है आप लोग जान जाएंगे या फिर कह सकते हैं याद रखेंगे कि जो नर होते हैं उनके जो वृषण होते हैं उसमें जो जननिक उपकला कोशिकाओं से जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे ही शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया संभव हो पाती है। और यह जो प्रक्रिया होती है इसे हम लोग शुक्र जनन या फिर शुक्राणु जनन कहते हैं। और यह प्रक्रिया जो होती है आपकी वृषण की शुक्रजन नलिकाओं में होती है। यानी ये चीज भी आपको ध्यान देना है कि जो आपकी शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है कहाँ पर होती है, आप लोग बताएंगे शुक्रजन नलिकाओं में होती है। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्या उसे भी आप लोग देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपका। तो क्वेश्चन है आपका, महिलाओं में डिंबाणु का निषेचन कहाँ होता है और निषेचन कला का मुख्य कार्य बताइए। ठीक, 2016 में आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि आपको अच्छे अच्छे मार्क्स मिल जाए, पूरी तरीके से जितने भी मार्क्स हो सारे के सारे आपको मार्क्स मिल जाए। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि स्तनी महिलाओं में डिंबाणु या कह सकते हैं डिंबाणु जो होता है उसको हम लोग अंडाणु भी कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, डिंबाणु और अंडाणु में कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका अंडाणु होता है वही आपका डिंबाणु होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में एग कहते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो स्तनी महिलाएं होती है उसमें डिंबाणु का जो निषेचन होता है वो फाइलोपियन नलिका में होता है। निषेचन कला बन जाने के पश्चात अन्य शुक्राणु डिंबाणु में प्रवेश नहीं कर पाते। यानी कि दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि महिलाओं में जो डिंबाणु होता है उसका निषेचन कहाँ होता है और निषेचन कला का मुख्य कार्य बताइए। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो आपका कह सकते हैं डिंबाणु का जो निषेचन होता है कहाँ पर होगा, फाइलोपियन नलिका में होता है। और जब आपका निषेचन हो जाता है उसके पश्चात क्या होता है, निषेचन कला बन जाती है। और निषेचन कला के बन जाने के कारण जो दूसरे और अन्य जो शुक्राणु होते हैं वो डिंबाणु में कह सकते हैं कि अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहना क्योंकि वीडियो के अंत में एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग उसका सही आंसर बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें आप लोगों का कह सकते हैं जो भी लोग उनका सही आंसर बताएंगे उनका नाम वहां पर बताया जाएगा कि किनने इस आंसर करते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर किसने बताया है, उसका नाम वहां पर बताया जाएगा अगले वीडियो में। ठीक, तो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है लास्ट वाला, उसे भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना उसको। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मोरुला तथा बास्टुला में एक अंतर लिखिए। यानी कि हम लोग को एक अंतर बताना 2006 में बोर्ड परीक्षा में आपके आया हुआ प्रश्न है, लेकिन महत्वपूर्ण बनता है इसीलिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे
युग्मनज के विदलन के फलस्वरूप कोशिकाओं से बनी जो ठोस गेंद सदृश संरचना जो होती है उसे हम लोग मोरोला कहते हैं। यानी मोरोला की बात करें हम लोग, यानी कि मोरोला क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे कि युग्मनज के विदलन के फलस्वरूप जो आपका कोशिकाओं से बनी एक ठोस गेंद के समान जो संरचना होती है उसे हम लोग मोरोला कहते हैं। तो मोरोला की बात हो गई। अब हम लोग बास्टुला की बात कर लेते हैं। बास्टुला क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब बास्टुला अवस्था में क्या होता है, खोखले गेंद सदस्य भ्रूण में कोरक गुहा या फिर ब्लास्टोसील पाई जाती है। तो इतना आप लोग लिखेंगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भ्रूण के मेसोडर्म स्तर द्वारा विकसित किन्हीं 4 अंगों के नाम लिखिए। 2007 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना। इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो इसमें आपको आंसर बताना है कि जो आपका भ्रूण के मेसोडर्म स्तर, मेसोडर्म क्या होता है, आपका मध्य स्तर होता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इंग्लिश वर्ड है, आप लोग हिंदी में ध्यान रखेंगे। जो मेसोडर्म होता है वो आपका मध्य स्तर होता है। ठीक, तो हम लोग को बताना है कि जो भ्रूण का मध्य स्तर होता है उससे विकसित किन्हीं 4 अंगों के नाम बताने हैं। तो आप लोग आराम से बता पाएंगे कि इसमें विभिन्न अंगों की प्रारंभिक संरचनाएं बनती हैं, जैसे कि रुधिर हो गया, वृक्क हो गया, हृदय हो गया, जनन हो गया आदि का जो विकास होता है वो आपका भ्रूणीय मेसोडर्म या कह सकते हैं भ्रूणीय मध्य स्तर से ही होता है। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, जो आपका होता है अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। 2020 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से बताएंगे कि बिना निषेचन के, अर्थात या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बिना निषेचन के ही, और या फिर हम लोग कहें कि अनिषेचित बीजांड होता है उसके द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का विकसित हो जाना ही आपका अनिषेक जनन कहलाता है। उदाहरण में आप लोग आलू और धतूरा आदि में बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है, अनिषेक जनन होता है। तो इतना आप लोग नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसे भी आप लोग देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी इसकी होनी ही चाहिए। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको इसकी जानकारी जरूर होगी। ठीक, तो इसका क्वेश्चन क्या है आपका कि एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहां नर व मादा इम्कोद्भिद का विकास होता है। ठीक, तो ये आप लोग को आंसर बताना है। तो जिनको भी आंसर पता है जिस भी क्वेश्चन के, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे, जो आपका नर इम्कोद्भिद होता है जिसे हम लोग परागकण कहते हैं, तो परागकण का जो विकास होता है वो कहाँ पर होगा, परागकोश के अंदर होता है। और परागकोश के अंदर कहाँ पर होता है, लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो आपका नर इम्कोद्भिद यानी कि परागकण होता है उसका विकास कहाँ पर होगा, परागकोश में होगा। परागकोश के भीतर जो आपका लघु बीजाणुधानी होती है उसके अंदर ही लघु बीजाणु कह सकते हैं, लघु बीजाणु का विकास होता है। फिर हम लोग उसे परागकण भी कहते हैं, या फिर हम लोग नर इम्कोद्भिद कह सकते हैं। उनका सभी का विकास कहाँ पर होगा, लघु बीजाणुधानी के अंतर्गत होता है। अब हम लोग दूसरे की बात करें, मादा इम्कोद्भिद की बात करें, जो आपका भ्रूणकोश होता है उसका विकास कहाँ पर होगा, अंडाशय में होगा। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है, बीजांड में अंडाशय में होगा। ठीक, ये चीज आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि जो अंडाशय होता है उसके बीजांड में क्या होगा, मादा इम्कोद्भिद भ्रूणकोश का विकास होगा। तो इतना आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके जितने भी 26 क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग 27वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो 27वां क्वेश्चन है ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपका होता है अनुमीलता से क्या तात्पर्य है। ठीक, आपकी बोर्ड परीक्षा में 13 और 14 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आपका आंसर इस प्रकार से आप लोग बताएंगे कि जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं वो सदैव बंद रहते हैं और कभी नहीं खिलते हैं, और इन्हीं पुष्पों को हम लोग क्या कहते हैं, अनुमीलता कहलाते हैं। ठीक, और जैसे कि आप लोग खट्टी बूटी, कनकौआ आदि को आप लोग जान सकते हैं कैसे हैं, आपके अनुमीलता हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका इसमें 28वां क्वेश्चन है, भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है, इसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 2015 में क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बहुविकल्पी प्रश्न में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए आपको इसे अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि जो भ्रूणपोष का विकास होता है वो आवृतबीजी पादपों में त्रिसंलयन के से बने केंद्रक से होता है। नहीं, आपको ये चीज ध्यान देना है कि जो आपका इस प्रकार से, अगर मैं चित्र बना करके दिखाना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये क्या होता है, ये आपका भ्रूणकोश होता है, इसमें 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं, 3 कोशिकाएं नीचे होती हैं, और एक यहाँ पर आपका जो होता है द्वितीयक केंद्रक होता है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, जब आपका नर इम्कोद्भिद आता है तो जिसमें नर 1-2 केंद्रक होते हैं, तो एक केंद्रक जो होता है वो अंड कोशिका से संयोजन कर लेता है, और जो दूसरा केंद्रक होता है वो इस द्वितीय केंद्रक के साथ संयोजन कर लेता है। तो क्या हो जाता है कि 2 केंद्रक पहले से थे, एक केंद्रक और मिल गया, तो कितने हो गए, 3n हो गए। तो 3n जो होता है ये आपका भ्रूणपोष होता है, और भ्रूणपोष जो होता है वो विकसित हो रहे जो भी आपके होते हैं, कह सकते हैं कि जो विकसित हो रहे भ्रूण होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो चलो हम लोग नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर भी आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पादपों में त्रिसंलयन से बने केंद्रक से होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है वो त्रिगुणित होती है, यानी कि 3n होती है। तो इतना हम नोट कर लें, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जो आपका होता है, 2 बीजों के नाम लिखिए जिसमें बीज के परिपक्व होने से
पूर्व भ्रूणपोष जो होता है वो विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। आपको ये चीज़ बतानी है। हमको 2 बीजों के ऐसे नाम बताने हैं जो आपके बीज जो होते हैं जो परिपक्व होने से पहले ही जो भ्रूणपोष होता है उसको कह सकते हैं पूरी तरीके से उपभोग कर लेते हैं, आप कह सकते हैं यूज कर लेते हैं। 2013 में और 19 में बोर्ड परीक्षा में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से बताएंगे, जो चना मटर दालें तथा सेम होते हैं जिनमें जो बीज होते हैं वो आपके परिपक्व होने से पूर्व ही जो भ्रूणपोष होता है विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। तो इतना आप लोग नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी व्यक्ति या कह सकते हैं जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में उनका कह सकते हैं नाम अनाउंस किया जाएगा, बताया जाएगा कि किस व्यक्ति ने या कह सकते हैं किस स्टूडेंट ने इसका आंसर बताया था। तो क्वेश्चन है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन या कह सकते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर जो भी बताएगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम हाईलाइट किया जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे भी महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।